हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में, जिसमें मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूं जिसका नाम है लीड पीसी, लर्न एंजॉय एंड डिकोड फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। इस कोर्स की सीरीज में सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम काफी नई चीजें सीखने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारे बचपन से जुड़े हुए टॉपिक भी है। देखो, बचपन में कई बार आपने जो है बलून फुलाकर उसको अपने बालों में रगड़कर दीवारों से चिपकाया होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपने कई बार ग्लास रॉड को रब करके, ग्लास रॉड को किसी रुमाल से रब करके जो है छोटी छोटी चीजों के पास लेके गए होंगे, कागज के टुकड़ों के पास, वो उससे चिपके होंगे। जैसा कि एक वीडियो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिसमें पानी की धार जो है वो ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो रही है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से मैग्नेट्स को भी आपने जो है वो अलमारी, लोहे की अलमारी से चिपकाया होगा, वो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारी लाइफ से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स है, जिसको हम बड़े इजीली, बड़े मजे से समझने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम होता है चार्ज, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस डालना चाहूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर्दियों के दिनों में आपका फ्रेंड जो है किसी प्लास्टिक की चेयर पर जो है स्पोर्ट्स शूज पहनकर बैठा है और आप उससे हैंडशेक करते हैं और आपको करंट का झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी रॉड को अपने बालों में रगड़कर या किसी कपड़े से रगड़कर जो कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो, वो चिपक जाते हैं, लेकिन उसी रॉड को गर्म करने पर वो अपनी ये प्रॉपर्टी खो देती है। ऐसा क्यों होता है? उसी तरह से अगर इस रॉड को आप कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर जो है वो उससे चिपक जाते हैं, लेकिन क्या अगर ऐसा हो सकता है कि हम अपने घर की खिड़की से, जो कि जमीन से, जो सड़क से लगभग 20 फुट ऊपर है, उसके बाहर वो रॉड निकालें, उसको रेशम से रगड़ कर बाहर निकालें और जमीन पर पड़े, सड़क पर पड़े कागज के टुकड़े जो है वो चिपक जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कैसे, वो इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो पुराने टाइम के जो जादूगर है वो किया करते थे कि एक आदमी को, पूरे एक आदमी को जो है रस्सियों से लटका दिया और उस आदमी से कागज के टुकड़े या जो हल्की हल्की चीजें हैं वो उससे जाकर चिपक रही है, जबकि उस आदमी को उन्होंने किसी भी तरह से रब नहीं किया और उसके बाद भी वो चीजें उससे चिपक रही है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? उसके अलावा अगर एक मिंट आती है, एक पोलो टाइप की कैंडी, शुगर कैंडी आपने खाई होगी जो होल होता है जिसमें, एक ऐसी मिंट आती है लाइफ सेवर मिंट, उसको अगर क्रश किया जाए, अपने दांतों के बीच में क्रश करें अंधेरे में, या जो ये क्लिप दिखा रहा हूं इस क्लिप में आप देखो इसको क्रश कर रहे हैं, तो क्रश करने पर इसमें देखो एक आप चीज गौर कर रहे होंगे, यहां पर ब्लू लाइट दिखाई दे रही है। तो ये ब्लू लाइट्स क्यों दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, इसका रीजन भी हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो मैंने आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप याद रखना, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं इस लेक्चर में देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में कि ग्रीक देश के लोगों को एक पत्थर के बारे में पता था। उस पत्थर का नाम था एम्बर।
ये कुछ ऐसा दिखता था, पीले कलर का पत्थर था, ज्वेलरी की तरह यूज लेते थे क्योंकि काफी चमकदार पत्थर था। इस पत्थर को जब उन्होंने किसी चीज से रगड़ा, जैसे किसी कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में ये फील किया कि आसपास की छोटी हल्की चीजें जो है वो इससे अट्रैक्ट होने लगी, तो कई लोग इसको समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि उस समय तक मैग्नेट के बारे में पता था और मैग्नेट जो है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। लेकिन लॉजिकली सोचा गया तो ये पाया कि मैग्नेट जो है वो केवल मेटल्स को अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि ये जो है कागज के टुकड़ों को भी अट्रैक्ट कर रहा था। उसके अलावा मैग्नेट जो है वो परमानेंटली अट्रैक्ट करती, उसको अट्रैक्ट करवाने के लिए रब नहीं करवाना पड़ता, जबकि इसको रब करने पर ही वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी आई है। तो एम्बर का जो ग्रीक भाषा में नाम था वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने कहा कि एम्बर को रब करने पर उसमें जो प्रॉपर्टी आई है उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो फोर्स लगा रही है छोटी छोटी हल्की चीजों पर, उस फोर्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो इफेक्ट शो हो रहा है इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी को बाद में जाकर नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बेसिस पे चार्ज को जो है वो डिफाइन किया गया कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter, of any matter which create electric effect। मतलब मैटर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करती है उसी को चार्ज कहा गया, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इस चार्ज को जब मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मूव कराते हैं, तो ये मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस तरह से चार्ज को डिफाइन किया गया, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब पदार्थ का एक निजी गुण होता है जो किसी दूसरे पदार्थ पर जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव डालता है। ठीक है, इस तरह से हमने चार्ज को डिफाइन किया। तो पहले ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। आप वीडियो पॉज करने के साथ साथ जो है नोट्स भी उतारते रहें और आगे के नोट्स भी समझते रहें। अब देखो, चार्ज को डिफाइन करने के बाद में अब ये देखा गया कि चार्ज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो और एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, ग्लास रॉड को रेशम से रब किया और देखा कि वो भी सेम काइंड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एबोनाइट की छड़ को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। फिर इनको क्या किया गया कि बारी बारी से दो ग्लास रॉड को आपस में एक दूसरे के पास लेके आए गए, दो ग्लास रॉड को लटका कर एक दूसरे के पास लेकर आए, फिर दो जो एबोनाइट की छड़ है उसको लटका कर एक दूसरे के पास लेकर आए, और एक बार एक ग्लास रॉड और एबोनाइट की छड़ को पास लेकर आए। तो उन्होंने क्या फील किया कि जब सेम काइंड की मटेरियल को पास में लाते थे, मतलब ग्लास पास ला रहे हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, एबोनाइट पास ला रहे हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, और एबोनाइट और ग्लास पास ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो तरह के फोर्स लगा सकती है, या तो अट्रैक्ट या रिपेल। यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज भी दो तरह के होते हैं। उनको फिर उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया और सेकंड चार्ज जो है वो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज आया कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी एक थ्योरी दी। उनके अकॉर्डिंग
हर एक मटेरियल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को जो है वो बोला उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड, या उनको उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फायर। और ये फ्लूइड हर एक मटेरियल में सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, और जब ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है तो उस मटेरियल पर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जब दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, एक मटेरियल से वो फ्लूइड निकलकर दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस मटेरियल में फ्लूइड की कमी हुई वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस फ्लूइड में मटेरियल की ज्यादा एक्सेस में आ गया फ्लूइड तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से चार्ज की थ्योरी दी गई। लेकिन ये थ्योरी जो है वो लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें ये जो है थ्योरी को अलग तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, इसको एटम के बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसकी थ्योरी क्या है उसको समझते हैं। एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जितने भी मटेरियल है वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम एक स्फेरिकल शेप का जो है टाइनी पार्टिकल होता है, टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी मटेरियल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा वो एटम होगा, ठीक है। और इस एटम की जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब ये जो होता है 1 मीटर का जो है 10⁻10 गुना छोटा भाग होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ अगर एटम मिलेंगे, 1000 करोड़ एटम मिलेंगे तो वो 1 मीटर लाइन बनाएंगे। मतलब अगर हम 1000 करोड़ एटम्स को अरेंज कर दे एक लाइन में तो वो 1 मीटर लंबी लाइन बनाएंगे। 10⁻10 मीटर इतना छोटा होता है एटम। उसमें भी सेंटर में एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिस पर एटम का सारा वेट कॉन्सेंट्रेट होता है। पूरा एटम खोखला होता है, जितना भी वेट होता है एटम का, जितना भी मैटर होता है वो उसके सेंटर पर होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमें याद रखना है कि प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो भी उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और इस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो टोटल चार्ज जो होता है एटम पर वो होता है 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसलिए पूरे मटेरियल पर, क्योंकि मटेरियल में बहुत सारे एटम होंगे, तो क्योंकि इंडिविजुअल हर एक एटम पर चार्ज 0 है तो मटेरियल पर भी टोटल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जब हम दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं, जैसे ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, इनको आपस में रब करते हैं, तो रब करने पर क्या होता है कि ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन, एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब ढीले बंधे हुए होते हैं। प्रोटॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो कभी रब करने पर बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं तो ग्लास से निकलकर वो सिल्क में चले जाते हैं। अब यहां दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। जैसे मान लो रब करने से पहले ग्लास में जो है वो 100 प्रोटॉन और 100 ही इलेक्ट्रॉन थे, और ऐसा ही मान लो सिल्क के पास में था 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन। रब करने के बाद में क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो प्रोटॉन तो 100 के 100 रहे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलने पर यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो 90 रह गया, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो है वो 100 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 बढ़ गए तो ये 110 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब अगर हम इनका टोटल करें तो 100 प्रोटॉन 90 प्रोटॉन 90 इलेक्ट्रॉनों को जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो 10 प्रोटॉनों के बराबर में रहेगा। इसी तरह से यहां पर जो है
वो 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। यहां जो चार्ज रहेगा वो 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर में रहेगा। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी मटेरियल पर चार्ज आता है। ये था चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के चारों तरफ घूमते रहे, एटम के चारों तरफ घूमते रहे, उनको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ ही घूमेंगे, मटेरियल में और कहीं नहीं घूमेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि ये होम क्वारंटाइन किए हुए हैं, होम क्वारंटाइन इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने घरों में ही रहेंगे, अपने एटम्स में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो थोड़े बदमाश होते हैं। वो क्या करते हैं, एटम से निकलकर पूरे मटेरियल में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। वो पूरे मटेरियल में कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं, बिना बात के ट्रेवल करते हैं। उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फोर्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, यही डिसाइड करते हैं कि मटेरियल किस नेचर का होगा, पदार्थ किस प्रकृति का होगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पे हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या होती है, आइए देखते हैं। कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है कंडक्टर्स। पहले टाइप के मटेरियल होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं चालक। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्रीली मूव कर सके, आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, कॉपर का वायर है या मेटल का कोई भी वायर है, एसिड है, बेस है, यानी अम्ल और क्षार है, इनमें जो है करंट या चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है, तो उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। रीजन क्या होता है इनमें करंट फ्लो करने का या चार्ज फ्लो करने का? क्योंकि इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी संख्या में होते हैं। मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, होम क्वारंटाइन इलेक्ट्रॉन और इधर उधर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। होम क्वारंटाइन इलेक्ट्रॉन का मतलब जो केवल एटम में, अपने एटम में ही न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन होम क्वारंटाइन यानी कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलकर पूरे मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा संख्या में ये एटम्स है, एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसलिए ये कंडक्टर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द मटेरियल्स which can flow charge easily, ऐसे मटेरियल जो है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी हम नोट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी, एसिड, बेस या मेटल, कोई भी मेटल जो है वो कंडक्टर का काम करेगा। इवन अर्थ भी, हमारी धरती माता भी जो है वो कंडक्टर होती है। सेकंड जो है वो होते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, द मटेरियल्स विच कैन नॉट फ्लो चार्ज, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। कि रीजन इसका क्या होगा, जितने भी ये मटेरियल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स केवल एटम में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो एटम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है।
इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वुड, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। ये होते हैं इंसुलेटर। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी साथ साथ उतार सकते हैं। अब आप देखें, तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्धचालक, जिस पर आगे पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम केवल इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लेवल पर समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ा देने पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, द materials which behave as insulator at low temperature and behave as conductor at हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर पर तो उसमें चार्ज फ्लो कर जाता है, लो टेम्परेचर पर चार्ज फ्लो नहीं करता। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो मटेरियल की कैटेगरी पढ़ने के बाद अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो चार्जिंग के मेथड है, मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो हम शुरुआत में जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो चीजों को रब करके चार्ज कर रहे हैं, वो यही मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों मटेरियल्स डिफरेंट काइंड के होने चाहिए, दो अलग अलग मटेरियल होने चाहिए। हम एक ही तरह के मटेरियल को रब करके उनको चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि उन दोनों मटेरियल में से कम एक मटेरियल जो है वो इंसुलेटर होना चाहिए, यानी कि कुचालक होना चाहिए। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, व्हेन टू मटेरियल्स आर रब्ड with each other, in which at least one is insulator and both are different kind, both are of different kind of material, then electrons from one material is transferred to other and both get charged। ठीक है, जैसे ग्लास और सिल्क का एग्जाम्पल लिया था, तो ग्लास और सिल्क को जब हम रब करेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाएंगे। तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, नेगेटिव निकला है, तो ग्लास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन ये सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग चीजों को रब करके उनको चार्ज किया, और उन्होंने एक सीरीज बनाई, एक लिस्ट बनाई जिसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जो ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस सीरीज में जो मटेरियल पहले आता है, मान लो दो मटेरियल को हम रब कर रहे हैं, इस सीरीज में जो मटेरियल पहले आता है वो उस मटेरियल पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा
और जो बाद में आता है उसको रब करने पर उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये मेथड जो है वो कंडक्टर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, मतलब दो कंडक्टर को अगर हम आपस में रब करेंगे तो उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये आप इसे नोट कर ले। अब जो दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद में, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा आवेशन। वो था घर्षण द्वारा, ये चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक मटेरियल को पहले ही रब करके हमने उसको चार्ज कर दिया, जैसे ग्लास रॉड को हमने चार्ज कर दिया। अब उसको हमने एक कंडक्टर के साथ टच कराया, ठीक है, और उस कंडक्टर को हमने जो है इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और इस ग्लास रॉड को हमने इसके साथ टच कराया। जैसे इसको टच कराएंगे, टच कराने पर क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो पूरे मटेरियल में इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इधर ग्लास रॉड की तरफ भागेंगे और भागकर वो इस ग्लास रॉड पर जमा होने लग जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि यहां पर ये पॉजिटिव पड़ा है, साथ में इसके साथ नेगेटिव और गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव इकट्ठा हो गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां खत्म कर देंगे एक दूसरे को, तो यहां से कुछ पॉजिटिव खत्म हो गए, और क्योंकि इस कंडक्टर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी नेगेटिव का निकलना मतलब इस कंडक्टर को वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ला देगा। ये मेथड हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि यहां पर जो चार्ज फ्लो किया वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो किया, यानी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहते हैं। लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ग्लास रॉड का कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ, मूव करता हुआ, चलता हुआ जो है वो कंडक्टर की तरफ चला गया, इसे बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टच्ड विद ईच अदर, charge can flow from one to another and make the another object charged. This is called charging by conduction. ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन का तरीका है। इसमें एक बात हमें गौर करनी है कि कंडक्टर के पास जैसे ही चार्ज आएगा, जैसे यहां कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहती है, जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करती है। तो कंडक्टर में क्योंकि एक लिबर्टी है कि चार्ज फ्लो कर सकता है, तो ये एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए ये कंडक्टर के बाहर सरफेस पे आ जाएंगे। तो कंडक्टर को गिवन कोई भी जो चार्ज है वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो रिपेल करते हुए एकदम दूर आ जाते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं उसके लिए क्या बात ध्यान में रखनी होती है कि मान लो अगर हम दो कंडक्टर्स को आपस में टच करते हैं, ठीक है, दो कंडक्टर को हम आपस में टच कर रहे हैं, एक पर Q1 चार्ज है और एक पर Q2 चार्ज है। बिफोर टचिंग जो है उन पर जो चार्ज है वो Q1 और Q2 है, ठीक है। जैसे ही हम इनको आपस में टच करेंगे तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, तो एक में कुछ कम हो जाएगा और एक में कुछ बढ़ जाएगा। तो मान लो
आफ्टर टचिंग उन पर जो चार्ज है वो Q1 डैश और Q2 डैश हो गए। तो ये जो Q1 डैश और Q2 डैश जो है इनका जो टोटल अमाउंट होगा, Q1 डैश और Q2 डैश का जो टोटल अमाउंट होगा वो Q1 प्लस Q2 के ही बराबर होगा, क्योंकि यहां चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ, इसने अपना एक्सेस चार्ज इसको दे दिया, तो इस पर जितना कम हुआ है उतना ही इस पे बढ़ गया, इसलिए टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हमें एक इक्वेशन ये ध्यान में रखनी है कि टोटल चार्ज जो है वो सेम रहेगा। दूसरा, यहां अगर दो कंडक्टर जो स्पेरिकल फॉर्म में है जिनकी रेडियस R1 और R2 है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, चार्ज का जो बंटवारा होगा वो इनकी रेडियस के रेशियो में होगा, यानी R1 अपॉन R2 के रेशियो में होगा। इससे हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएगी। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लें। मान लो कि हमारे पास दो कंडक्टर्स है, ठीक है, एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक पर 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक पर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, सॉरी, इस पे 40 माइक्रोकूलम है और इस पे 60 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब जैसे इनको आपस में टच करेंगे, हमें टच करने के बाद में पता करना है कि किस पे कितना चार्ज आएगा। तो यहां पर हम ये दो इक्वेशंस को यूज करें तो हमें पता है कि जितना भी चार्ज आएगा, यहाँ पर Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज आएगा, उनका टोटल अमाउंट पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो इस पे 60 और इस पे 40 है, तो टोटल अमाउंट 100 माइक्रोकूलम रहेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा, इनका जो रेशियो होगा Q1 डैश और Q2 डैश का, वो इनकी रेडियस के रेशियो में होगा, यानी कि इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और इसकी 3 सेंटीमीटर, तो 2/3 रेशियो में होगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम दोनों पर चार्ज का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे सॉल्व करें? यहां से Q1 डैश की वैल्यू निकालकर इसमें रख दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करके Q2 डैश निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे तो यहां से आप देखो Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 2/3 Q2 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? यहां पर 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 Q2 डैश फिर ये 3 Q2 डैश यानी कि 5 Q2 डैश इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम। ये 5 से ये 100 20 टाइम्स Q2 डैश हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। Q2 डैश 60 माइक्रोकूलम हुआ, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चार्ज की स्वैपिंग हो जाएगी, मतलब जिसके पास 60 था उसके पास 40 आ जाएगा, जिसके पास 40 था उसके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब तक जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके बेसिस पे हमने जो शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या सॉल्यूशन होंगे? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो फ्रेंड आपका प्लास्टिक चेयर पर बैठा है तो उससे आप हैंडशेक करते हैं तो आपको करंट लगता है, क्यों? उसका रीजन समझिए। देखिए, प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल। आपका फ्रेंड इस पर बैठा है, ठीक है, और उस फ्रेंड ने शूज भी पहन रखे हैं, शूज भी पहन रखे हैं। तो शूज भी क्या है, यहाँ पर इंसुलेटिंग है, और ये प्लास्टिक की चेयर भी जो है वो क्या है, इंसुलेटिंग है, ठीक है। मतलब इंसुलेटिंग का मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ना तो चेयर के थ्रू ना ही जो है वो शूज के थ्रू। लेकिन जो आपके फ्रेंड की बॉडी है वो कंडक्टर है, कंडक्टर है, किसी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। अब सर्दी का टाइम है तो हो सकता है आपके फ्रेंड ने बार बार स्वेटर को खोला या पहना होगा, जिससे जो ऊन है वो उसकी बॉडी से रब हुई है, उसकी बॉडी से रब हुई है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू मान लो इस पर चार्ज आ गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू इस पर जो है वो चार्ज आ गया, लेकिन वो चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा, नीचे नहीं जा पा रहा।
क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसने इंसुलेटिंग जो है शूज पहन रखे हैं, वो उसकी बॉडी पर ही है। लेकिन जैसे ही आप जाकर इससे हैंडशेक करते हैं, तो जैसे ही आप हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक करने पर आपकी बॉडी भी कंडक्टर, इसकी बॉडी भी कंडक्टर, और आपने मान लो जो है कोई शूज नहीं पहन रखे हैं और आप अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो अर्थ भी कंडक्टर, तो इसकी बॉडी से चार्ज फ्लो करता हुआ अर्थ में जाएगा, या यूं कहें कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए इसकी बॉडी में ट्रेवल करेंगे, तो आपको जो है एक झटका महसूस होगा। तो ये इसका आंसर था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि अगर अपने किसी रॉड को रब करके कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन उसी को गर्म करेंगे तो उसकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि देखो, अपने जब उसके आसपास उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसके आसपास की जो एयर है, वो एयर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो इंसुलेटिंग एयर जो है वो कंडक्टर बन जाती है। तो आपने रॉड को गर्म किया, उसके पास पहले जो एयर थी वो इंसुलेटिंग थी। इंसुलेटिंग एयर होने का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है वो चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही गर्म किया, ये कोल्ड एयर थी इंसुलेटिंग, गर्म करने पर जो हॉट एयर है वो कंडक्टर हो गई। कंडक्टर होने पर क्या होगा कि आपने इस ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस किया हुआ है, वो चार्ज जो है वो एयर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, और थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने का मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। सिंपल। इसी तरह से मैंने आपसे जो है थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, वो क्वेश्चन था कि आप रॉड को रॉड को रब करने के बाद में खिड़की के बाहर लेके जाते हैं, और वो सड़क पर जो पड़ी चीजें हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि आपकी खिड़की जो है, घर की खिड़की जो है वो 20 फीट ऊंची है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस रॉड के साथ में लगभग जो 20 मीटर लंबा एक तार कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कंडक्टर होगा। फिर हम उसको रब कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम रब कर रहे हैं उस रॉड पर चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये जैसे आपका घर है, ये खिड़की है, यहाँ आप रॉड लेके आए और साथ में आपने एक तार कनेक्ट कर दिया। अब आप इस रॉड को जो है वो रब कर रहे हैं। रब करने पर इस पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, वो चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो करता हुआ नीचे तक आ जाएगा। ये पूरा वायर जो है वो चार्ज हो जाएगा। अब नीचे जो भी छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, वो टुकड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये इसका कारण। ठीक है, तो ये अभी तक बेस्ड जो हमने क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। उसमें एक क्वेश्चन और था, वो मिंट में ब्लू लाइट कैसे दिखाई दी। तो वो मिंट में ब्लू लाइट दिखाई देने का पीछे का कारण ये है कि ये जो मिंट है वो शुगर कैंडी है। शुगर कैंडी जो है, शुगर जो होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, क्रिस्टल में बॉन्डिंग जो है वो एटम के बीच में अच्छी होती है, एक सॉलिड एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे आप इसको क्रश करते हो, क्रश करने पर ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाते हैं, और बॉन्ड टूटने पर एक साइड में जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ये क्रश्ड पार्ट है, एक साइड में मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉन्डिंग टूटने की वजह से। क्योंकि बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ रह जाते हैं, वहां नेगेटिव हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाता है। अब इसके बीच का जो ये एयर गैप है वो बहुत छोटा एयर गैप है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। और वो जैसे फ्लो करते हैं, यहाँ बीच की एयर में वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, और जब वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो कि इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज वापस नाइट्रोजन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज की बजाय ब्लू लाइट एमिट करता है, और इस वजह से हमें वो ब्लू लाइट दिखाई देती है। अब ये रेज का एमिट होना, एब्जॉर्ब होना, वो हम एटम वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये था कारण इसका। तो ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और बाकी है, आप याद करो कौन सा है। उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं,
वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी कंडक्टर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं और उसको अर्थ पर टिका देते हैं। ये कोई भी हमारा कंडक्टर है और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करके, चार्जिंग बाय रबिंग किया हमने, मतलब जैसे ग्लास को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करके कंडक्टर के केवल पास लेके आ रहे हैं, इसे टच नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में तो हम क्या कर रहे थे कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको कंडक्टर के साथ टच करा रहे थे। यहां हम इससे टच नहीं करा रहे, केवल इसके पास लेके आ रहे। तो जैसे इसके पास लेके आएंगे, ये क्या करेगा, इसके कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव पार्ट की तरफ इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब कंडक्टर में ही इधर के पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए और जहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पास लाने से क्या हुआ कि यहां कंडक्टर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवण। मतलब जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को कंडक्टर के पास में या किसी अदर ऑब्जेक्ट के पास में लाते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एकदम किनारों पे आ जाते हैं। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब इसको अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, इस प्रोसेस में हम क्या करें कि इस कंडक्टर के इस पोर्शन के साथ में हम एक वायर जो है वो सीधा अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग कर दें तो क्या होगा, अर्थ एक बड़ा कंडक्टर है, ये भी एक पोर्शन है उसका। तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और इस पॉजिटिव की तरफ भागकर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और थोड़ी देर बाद में ये चार्ज यहां से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस कंडक्टर पर अब कौन सा चार्ज रहा, खाली नेगेटिव। देखो हमने जब यहां पर ये अर्थिंग की तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इस रॉड को हटाना नहीं है। इस रॉड को अगर हटा दिया तो ये नेगेटिव भी अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर, अर्थ भी कंडक्टर, और उसमें ये इजीली फ्लो कर जाएगा। यहां पर ये रॉड पड़ी है तब तक ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को पकड़े हुए, बांधे हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है। अब वापस हम क्या करेंगे, अर्थिंग हमने की, अर्थिंग के थ्रू हमने ये चार्ज हटा दिया। अब यहां से हम वापस जो है कनेक्शन काट देंगे, तार का कनेक्शन काट देंगे। काटने के बाद में इस रॉड को हटा लेंगे। जैसे इस रॉड को हटाएंगे, अब इस पे नेगेटिव चार्ज रह गया, वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और थोड़ी देर बाद में ये पूरे कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आ जाएगा। कंडक्टर पर चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पर ही रहेगा। वो मैं कारण बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा दूर कहां हो सकते हैं कि वो किनारों पर ही आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टर पर चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसकी थ्योरी हम नोट कर सकते हैं। When any object is charged without touching another charged object, then this method of charging is called charging by induction। मतलब जब हम किसी वस्तु को, किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही आवेशित कर देते हैं, तो इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो है मेरे नोट जो मैं बोल रहा हूं वो सुनकर नोट्स उतारे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो यहां से
सीधा नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट्स उतार सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो फायदा ये है कि इसमें हम कंप्लीट चार्ज जो है वो दे सकते हैं। जैसे मान लो ये रॉड हम लेके आए थे और इस पर जो है वो 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज था, तो जिस कंडक्टर के पास लेके आए थे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो अमाउंट कितना होगा, माइनस का 10, मतलब जितना रॉड पर चार्ज है और उतना ही चार्ज कंडक्टर पर आ जाएगा, और इसका चार्ज भी लॉस नहीं हुआ। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए, वैसी वाली बात यहां पर हो जाएगी। जबकि कंडक्शन के थ्रू जब हम इसको टच कराते हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज इधर चला जाएगा, तो इस पर भी चार्ज कम होगा और इस पर भी सारा चार्ज नहीं आएगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बेटर मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू। और इसमें एक बेनिफिट और है, हम एक साथ दो ऑब्जेक्ट को या ज्यादा ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? मान लो हमने दो स्पेयर लिए और उन दोनों स्पेयर्स को हमने जो है इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, फिर हम उसके पास में एक ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं। जैसे ही ग्लास रॉड लेके आएंगे, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दौड़ेंगे इसकी तरफ। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ दौड़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दौड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब पहुंचेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये वाला साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों कंडक्टर को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने पर इस पर रह गया नेगेटिव चार्ज और इस पर रह गया पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड को हटा लेने पर ये दोनों चार्ज इस कंडक्टर पर फैल जाएंगे और ये इस तरह से एक कंडक्टर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और दूसरा कंडक्टर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने देखा कि कैसे जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे वो ये था कि एक ह्यूमन बॉडी को रस्सियों से लटका दें और बिना उसको रब किए ही वो ह्यूमन बॉडी जो है वो हल्की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका रीजन चार्जिंग बाय इंडक्शन है। देखो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने किसी आदमी को इस तरह से जो है बांध दिया, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, उस आदमी को हमने जो है रस्सियों से लटका दिया, ठीक है, और उस आदमी को हमने क्या किया, उसके पास में एक रॉड लेके गए जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो आदमी पूरा कंडक्टर है और उसको उसके पास में हम जैसे ही पॉजिटिव रॉड लेके गए तो उसकी जो बॉडी है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो क्या करेगा, उसके आसपास की जो भी चीजें हैं वो उससे अट्रैक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। देखो शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि गुब्बारे को जब अपने सर में रब करते हैं और हम जो है दीवारों से चिपका सकते हैं या कागज के टुकड़े रॉड से चिपका सकते हैं, तो उसमें एक पॉइंट मिसिंग था। वो पॉइंट मिसिंग क्या था कि हम जिस भी चीज को रब करते हैं उस चीज पर जो है कोई चार्ज आ गया, जैसे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन कागज के टुकड़ों पर तो कोई चार्ज नहीं आया। और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये कागज के टुकड़े तो हमने रब ही नहीं किए, तो ये तो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव न्यूट्रल को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका रीजन भी चार्जिंग बाय इंडक्शन है। जैसे ही हम कागज के टुकड़ों के पास ये रॉड लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़ों के जो भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब ये नेगेटिव ज्यादा नजदीक है इसलिए यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और पॉजिटिव एक दूसरे से दूर है इसलिए रिपल्शन कम होगा। तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये रॉड इसको अट्रैक्ट भी कर रही है, रिपेल भी कर रही है, लेकिन रिपल्शन कम है, प्रतिकर्षण कम है और अट्रैक्शन यानी आकर्षण ज्यादा है, तो ओवरऑल कागज का टुकड़ा इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कागज के टुकड़े या जो चिपकते हैं रॉड से वो भी चार्जिंग थ्रू इंडक्शन के थ्रू ही चिपकते हैं, और जो गुब्बारा भी चिपकता है दीवार से वो चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू ही चिपकता है। ठीक है, ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन।
तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।